शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गवर्नर से रिलेटेड। पार्टिकुलरली यहाँ हम बात करेंगे तेलंगाना राज्य सरकार की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में जो विवाद चल रहा है, जैसे कि उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है गवर्नर जो इम्पोर्टेंट बिल होते हैं या फिर फाइलें होती हैं उनको दबा दबा के रखते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए करके एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है कि हम इससे रिलेटेड जो अपील है उसकी सुनवाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उनमें कौन कौन सी बातें दी गई जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 के अंतर्गत हर राज्य के लिए एक राज्यपाल रहता है, लेकिन एक व्यक्ति को हम दो राज्यों का भी राज्यपाल बना सकते हैं, ठीक है, या फिर दो से ज़्यादा राज्यों का भी राज्यपाल का काम वो कर सकता है। तो राज्यपाल को केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति होता है राज्यपाल, ठीक है। इसलिए हमेशा से कहना चाहिए राज्यपाल केंद्र सरकार के हिसाब से ही काम करता है और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के हिसाब से यदि हम देखें तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। जैसे कि पहले नंबर की बात यह है, उसको मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करना है, मंत्रिपरिषद जो चाहेगी वो उसको करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे नंबर की बात ये हो जाती है कि वो उसको केंद्र सरकार का भी ध्यान रखना पड़ता है कि केंद्र सरकार ने मुझे यदि यहाँ भेजा है तो एक प्रकार से वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का एक व्यक्ति होता है, एक कड़ी के रूप में काम करता है। अब आर्टिकल 157 और 158 के अंतर्गत राज्यपाल पद के लिए क्या पात्रता रहेगी, कौन कौन सी ज़रूरत है उसके लिए यहाँ पर बातें बताई गई। जैसे कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति है तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता। आयु कम से भी कम 35 साल होना चाहिए और उसको संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा या राज्य विधायिका, जैसे किसी राज्य की विधानसभा का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए, तब जाके राज्यपाल बन सकता है। लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अब उसकी पावर की यदि हम बात करें तो राज्यपाल को संविधान क्या है, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान और दंड विराम की भी पावर दी गई है। यहाँ जो क्षमादान है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्षमादान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड करी गई हैं। तो ये भी पहले काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इसलिए भी क्षमादान को यहाँ पर बताया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था क्षमादान से रिलेटेड। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल 14 वर्ष की जेल होने से पहले भी कैदियों को क्षमादान दे सकता है। इस प्रकार क्षमादान करने की राज्यपाल की जो शक्ति है सीआरपीसी की धारा 433A के तहत जो प्रावधान हैं उनको क्या काम कर देती है, अतिव्यापन कर देती है, जिसमें कहे हैं कि किसी कैदी को 14 वर्ष की जेल के बाद ही हम रिहा कर सकते हैं। मतलब इस ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 433A में क्या कहा गया है, 433A में कहा गया है कि जहाँ किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सज़ा हम देते हैं, जिसके लिए मृत्युदंड कानून द्वारा प्रदान की गई सज़ा में से एक है, या फिर जहां किसी व्यक्ति को दी गई मौत की सज़ा को धारा 433 के अंतर्गत बदल दिया गया है, मौत की सज़ा को भी चेंज कर दिया गया है, किसमें, आजीवन कारावास में। तो आजीवन कारावास से हम उसको कब रिहा करेंगे, जब तक कि उसने कम से भी कम 14 साल जेल में ना काटे हों। फिर धारा 433A की किसी भी स्थिति में संविधान के आर्टिकल 72 या फिर 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। देखिए कुछ कुछ पावर तो राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने की शक्तियां प्रोवाइड करता है।
इसके अलावा राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में, बाकी के जितने भी कार्य हैं उनमें सहायता करने के लिए, सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 163 कहता है। तो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, आर्टिकल 164 है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकेगा या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को अपने पास अपने जेब में रख लेता है, आर्टिकल 200 कहता है। तो यहीं पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है और यही लड़ाई झगड़े की एक जड़ भी है। राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थिति में अध्यादेशों को प्रख्यापित करता है। अध्यादेश जारी किए जाते हैं जब, कहना चाहिए, कुछ विधानसभा का कामकाज नहीं चल रहा है। तो राज्यपाल और राज्य के बीच में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो विवाद है उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल कैसा होना चाहिए? गैर राजनीतिक प्रमुख होना चाहिए। जैसे कि हम बात कर लें कि राज्यपाल ऐसा होना चाहिए जो कि राजनीति की बात ना करे, किसी का पक्ष ना ले। और ऐसा भी परिकल्पना करी गई है कि इसको मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है। हालांकि राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ काम करने का विवेक भी प्राप्त किया गया है, प्राप्त है। एग्जाम्पल के लिए, किसी विधेयक को वो स्वीकृति दे सकता है या फिर उसको रोक सकता है। किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए मुझे कितना टाइम देना है वो मेरे ऊपर है। जैसे कि महाराष्ट्र की यदि हम बात करें, पता चला उसको बीजेपी को उसने ज़्यादा टाइम दे दिया, अपोजिशन वाली पार्टी को कम टाइम दिया। ऐसी भी घटनाएं घटित होते रहती हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, यदि त्रिशंकु जनादेश आया है, ठीक है, 1 2 3, तो कौन सी पार्टी को मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा, ये भी उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद होने पर सार्वजनिक रूप से इसकी भूमिका के बारे में कुछ क्लियर प्रावधान नहीं किया गया है। इसका कार्यकाल रहता है 5 साल का, और जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही वो अपने पद पर बना रहेगा। 2001 में संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने माना था कि राज्यपाल की नियुक्ति और संघ के लिए इसकी निरंतरता जरूरी है। ऐसी आशंका जाहिर की जाती है कि राज्यपाल प्रायः केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के हिसाब से ही काम करता है, और राज्यपाल अपनी पावर का जो प्रयोग करेगा इसके लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं करे गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या फिर विधानसभा को भंग करना भी शामिल है। राज्यपाल कितने समय तक किसी बिल को अपने पास रोक के रखेगा, दबा के रखेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देता है, मतलब आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिशों का आधार बनाती है। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ राज्यपाल से रिलेटेड, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र सरकार अपनी जो फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम है उसको एक्सटेंड कर रही है बॉर्डर विलेजेस की तरफ में। महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर में कुछ विलेजेस लोकेटेड हैं जो कि झगड़े का एक कारण भी है। दोनों स्टेट क्लेम करते हैं कि ये मेरे हैं, महाराष्ट्र कहता है कि ये मेरे हैं, मेरी योजनाएं यहाँ पर चलेंगे, यहाँ के लोग मुझे वोट देंगे। ठीक है, तो एक्सटेंड करने का मेन रीज़न यही है कि ये जो 2-4-10 गांव बचे हुए हैं, ये गांव को भी यदि मैं अपनी योजनाएं चला रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। इसीलिए दोनों स्टेट हमेशा से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो ठीक है, अब हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन होने वाला है। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को पूरे के पूरे 865 डिस्प्यूटेड विलेजेस फॉलिंग अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ इट्स साउदर्न नेबर। तो 865 गांव हैं जो कि डिस्प्यूटेड एरिया में हैं, वहाँ पर मैं अपनी योजनाओं को चलाऊंगा, ऐसा कहना है बीजेपी का।
while the political impact of the recent decision on the election bound state is yet to emerge। और जाहिर सी बात है इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन में होने वाला है। तो जो स्कीम है यहाँ पर जिसको चलाए जाने की बात करी जा रही है वो है महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। विल सेट महाराष्ट्र एस चेकर बैक बाई 54 करोड़। तो महाराष्ट्र सरकार को लगभग 54 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। आगे बताया जा रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं कि ये खर्चा हम उठाएंगे, हम प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी वाली लाइफ मराठी स्पीकिंग, इसके साथ साथ में नॉन मराठी स्पीकिंग फैमिलीज़ को जो कि 865 विलेजेस में रह रही हैं, जो कि कर्नाटक के कंट्रोल में है अभी। अब हम उनको ये सुविधाएं देंगे। शीघ्र ही कई सारी जो अदर स्कीम हैं उनको भी हम अवेलेबल कराएंगे इन विलेज के रेसिडेंट को, ऐसा कहना चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। तो 1996 से ही यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र ने क्लेम किया है, ठीक है, कि ये जो 865 विलेजेस हैं बिदार, बेलगावी, करवार, ठीक है, इसके साथ साथ में कालाबुर्गी, गुलबर्गा जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट में जो जिले गांव आते हैं 865 विलेजेस हैं, इनके ऊपर क्लेम करता है महाराष्ट्र। इवन एज द इंटर एज डिस्प्यूट अवेट सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेशन। अब आप ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी अभी इंतज़ार नहीं कर रही है यहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। उसके पहले ही अपना डिसीजन उसने सुना दी है, क्योंकि कैसे भी करके आने वाला जो चुनाव है उसको बीजेपी जीतना चाहती है, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। तो ये तो थी बॉर्डर विलेजेस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको हमने समझने की कोशिश किया था। तो सेकंड वाली जो न्यूज़ है हमारी यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है वो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है, जिनको हम गे बोलते हैं, ठीक है, लेस्बियन बोलते हैं। तो इन लोगों के अधिकारों से रिलेटेड सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। हाल ही में हमने ये न्यूज़ देखे हैं कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि जो सेम सेक्स वाले लोग हैं ना उनकी शादी हो, सीधी सी बात तो ये है। अब उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स को लेकर के जो कानूनी प्रावधान था उसको तो आपने कह दिए हैं कि नहीं, यदि ठीक है दो समान लिंग वाले लोग या फिर दो लड़का लड़का या फिर दो लड़कियां लड़कियां आपस में इस प्रकार सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल होते हैं तो वो एक अपराध नहीं है, ये तो काफ़ी है। लेकिन आप यदि ये कहो कि इसी कानून के तहत हम उनको शादी का भी अधिकार दे दें तो ये उतना ठीक नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। कल हमने एक न्यूज़ देखे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जैसे कि दो समलैंगिक जोड़े हैं, ठीक है, दो समलैंगिक जोड़े हैं, अब वो जोड़ा किसी समलैंगिक सेम सेक्स वाले बच्चे को ही गोद ले ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, कि मैं भी वैसा ही, मेरे माँ बाप भी वैसा ही। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो लोग यदि बच्चे को गोद लेते हैं तो वो जो बच्चा है वो, ठीक है, सेम सेक्स वाला ही हो। आज यहाँ पर जो बताया जाता है कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ी बेंच को भेज दिया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कहना चाहिए जजमेंट है, इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं इनर्सिया, ठीक है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं इनर्सिया है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इंटरवेंशन हो रहा है। इनर्सिया मतलब जड़ता, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी जड़ स्थिति में बनी हुई है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन लिया है। लेजिस्लेटिव इनएक्शन ऑन सोशल इश्यूज विल लेजिटिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन। सामाजिक मुद्दों पर विधायी जो निष्क्रियता है यही तो एक रीज़न है कि जुडिशियल को इंटरवेंशन करना पड़ता है, ठीक है।
इस लाइन पर यदि हमें लिखने को आएगा तो हम इसका एग्जाम्पल ही देंगे और इसी प्रकार से हमको आंसर लिखना है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक संविधान पीठ को मामला भेजने के निर्णय समान लिंग वाले सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के लिए का जो मुद्दा है, ठीक है, को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हम देख सकते हैं। जबकि हमने ये देखे थे, ठीक है, डिस्पाइट एप्रीहेंशन दैट इट इज़ इंक्रोचिंग ऑन द लेजिस्लेटिव डोमेन, इसमें हालांकि ये बात ज़रूर है कि इसके लिए केंद्र सरकार कोई नियम कानून ला सकती थी, उसमें इंक्रोचमेंट, उसमें इंटरवेंशन कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर रहा है। तो न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले 2018 के फैसले के रिजल्ट के रूप में समान लिंग के लोगों के बीच विवाह को कानूनी दर्जा देने के विचार को देख रहे हैं, ठीक है। उन देखिए जो पिटिशनर है, बिफोर द कोर्ट व्यू द आइडिया ऑफ गिविंग द लीगल स्टेटस फॉर मैरिजेस बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम सेक्स एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 2018 जजमेंट। वो जो ये बोल रहे हैं कि 2018 का जो जजमेंट जब आ चुका है तो फिर वो लोग शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेन चीज़ यही तर्क उनके द्वारा दिया जाता। सरकार तर्क ये दे रही है कि विवाह की विषम लैंगिक समझ से हटने की कोई अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की। और यदि इस प्रकार का कोई चेंजेस होता भी है तो ये हम एक कानून बना करके करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर इट शुड इंटरप्रेट प्रोविजन ऑफ मैरिज लॉज इन इंडिया, स्पेशली स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एज परमिटिंग मैरिटल यूनियन बिटवीन सेम सेक्स कपल। तो देखिए न्यायालय के सामने ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या उसे भारत में विवाह कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या करना चाहिए, विशेष रूप से विशेष विवाह अधिनियम 1954 की, जो समलैंगिक जोड़ों के बीच वैवाहिक मिलन की अनुमति दे रहा है। तो अधिनियम किसी भी दो व्यक्ति के बीच विवाह की अनुमति देता है और इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के तहत अपने विवाह को रजिस्टर्ड कराने में जिनको दिक्कत जा रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा, जहाँ कहीं भी उनको विवाह का रजिस्ट्रेशन लगना है तो वो सर्टिफिकेट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। अब केंद्र सरकार ये तर्क दे रही है कि एक ही लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध को हमने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मतलब समलैंगिकता से जुड़ा लोगों के दिमाग में जो स्टिग्मा था उसको हमने हटा दिया है। लेकिन उस टाइम में हमने शादी के अधिकार तो नहीं प्रदान किए थे। और ये कि राज्य विषम लैंगिक जोड़ों से जुड़े विवाहों तक अपनी मान्यता को सीमित करने का हकदार भी है। ये हम सरकार के ऊपर है कि हम शादी को कहाँ तक सीमित करेंगे। ठीक है, सेम सेक्स वाले लोग मैरिज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार के ऊपर है। तो आगे बताया जा रहा है कि ठीक है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इट क्लेम्स इन कीपिंग सेम सेक्स कपल आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैरिज। तो इस प्रकार से यदि हम सेम सेक्स वाले लोगों को मैरिज से बाहर रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी प्रकार से उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन टर्म ऑफ द इक्वालिटी नॉर्म द सेंट्रल क्वेश्चन इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. It can be recognized that no civil right available to married heterosexual couple ought to be denied to those who belong to the same gender. माना यह जा सकता है कि विवाहित विषम लैंगिक जोड़ों को उपलब्ध किसी भी नागरिक अधिकार से उन लोगों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो समान लिंग के हैं। मतलब जो चीज़
विषम लैंगिक वाले जोड़े को मिल रही है, ठीक है, लड़का लड़की जो शादी की है उनको मिल रही वही चीज़, दो लड़कों दो लड़कियों ने यदि शादी की है तो वो चीज़ उनको भी मिलना चाहिए। संपत्ति और उत्तराधिकार के मुद्दों पर आकस्मिक परिणाम दुर्गम कठिनाइयाँ पैदा नहीं कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो The incidental consequences है on the issue of property and succession may not be pose insurmountable differences। तो यहाँ पर भी जो संपत्ति और सक्सेशन के अधिकार है ना, इससे रिलेटेड भी हमें कुछ बात सोचने की ज़रूरत है और यहाँ पर किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज नहीं जाना चाहिए। अब जो सेंटर का आर्गूमेंट, केंद्र सरकार के जो अदर आर्गूमेंट हैं, इन्वोकिंग रिलीजियस नॉर्म एंड कल्चरल वैल्यूज़ अगेंस्ट रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिज इज़ वीक एंड एडुकेट। उनका कहना है कि रिलीजियस उनको मान्यता नहीं दे रहा है, कल्चरल वैल्यूज़ मान्यता नहीं दे रही हैं, तो सेम सेक्स मैरिज नहीं होना चाहिए। और ये लेकिन ये जो तर्क दिया गया है वो अपर्याप्त है। इट इज़ फ्यूटाइल टू अर्ग दैट इट विल अंडरमाइन फेथ और रॉक सोसाइटियल वैल्यूज़। इससे कोई सोसाइटियल जो वैल्यू, समाज की वैल्यू है ना, वो कम नहीं होने वाली है। द मर इफेक्ट दैट मैनी पीपल कंसिडर मैरिज टू बी सैक्रामेंट और होली यूनियन इज नॉट इनफ टू डिनाई इक्वल स्टेटस। तो आप ये कह कर के बच नहीं सकते हैं कि विश्वास को कम कर रहा है, सामाजिक मूल्यों को हिला देगा। केवल ये तथ्य ये है कि बहुत से लोग विवाह को एक संस्कार या फिर एक पवित्र मिलन मानते हैं। समान लिंग के लोगों के संग को समान स्थिति से वंचित आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल हम देख रहे हैं, ठीक है, वो एडिटोरियल हमें बताता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से रिलेटेड समस्याओं को। इलेक्ट्रिसिटी का वितरण करने वाली जो कंपनियां हैं उसके ऑपरेशन का आकार यदि देखें, साइज यदि हम देखें, उसके पैमाने की बात करें तो वो कैसे करके क्लियर होता है। तो उससे आप समझ सकते हैं दैट देयर एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट इज 20% ऑफ द यूनियन बजट। उनकी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट कितना उनको लग रहा है, ठीक है, तो वो बजट जितना उनको हमने दिए हैं उसका मात्र 20%। जितना उनको पैसा लग रहा है, जैसे कि उनको 100 रुपये लग रहे हैं, तो सरकार ने कितना दी है, 20 रुपये दी है उनको। ये बिल्कुल नेचुरल है कि ये जो डिसीजन है प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द पावर सेक्टर, पावर सेक्टर के लिए क्या प्लानिंग हमारी सरकार कर रही है, उसके ऑपरेशन के लिए क्या प्लानिंग चल रही है, हैव ए सिग्निफिकेंट ऑन द पब्लिक हेल्थ, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट असर पड़ता है पब्लिक के ऊपर। अब जैसे कि इस तरह के प्रभाव को देखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि बिजली क्षेत्र के फैसलों में नागरिकों की आवाज़ को उचित तरीके से आपको शामिल करना होगा। विद्युत नियामक आयोग ERC द्वारा आयोजित की जाने वाली जन सुनवाई इसके लिए एक मंच प्रोवाइड करती है। किन के लिए, ठीक है, बिजली क्षेत्र के जितने भी फैसले हैं इनमें नागरिकों की आवाज़ उठाने के लिए एक फोरम हमने बनाए हैं। क्या नाम रखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ऑफ द इंडिया। तो ये प्लेटफार्म लोगों को प्रोवाइड कराता है कि आप आइए यहाँ पर और अपनी आवाज़ उठाइए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के चलते चलते यहाँ पर उतनी अच्छी तरीके से सुनवाई नहीं हो पाई है, ठीक है, और ये काम बंद ही रहा जब तक कि ऑनलाइन सिस्टम नहीं आया। नाउ दैट द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस आर बिहाइंड अस, कोविड-19 बीत चुका है, उसके रिस्ट्रिक्शन भी हमने हटा दिए हैं। तो क्या ये बहुत बढ़िया होगा कि हम जो ओल्ड मेथड थी, लोग वहाँ जाएंगे तब जा कर के उनकी सुनवाई होगी, या फिर जो ऑनलाइन मोड है वो ही बेहतर रहेगा। तो जो सेंट्रल ERC है उसने रिसेंटली इशू किया था एक पब्लिक नोटिस, जिसमें अनाउंसमेंट आया है कि ये जो हेयरिंग है, जितनी भी सुनवाई है वो इन पर्सन मोड में ही चालू होने वाली है।
तमिलनाडु तेलंगाना में यहाँ पर काम भी हुआ है। फिर भी कई सारे जो स्टेट की ईआरएस हैं जिसमें इंक्लूड है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, रिसेंटली इन्होंने अपनी जितनी भी सुनवाई है ना उसको ऑनलाइन किया है। तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि बोथ ऑफ दीज एक्सट्रीम हैव देयर प्रोस एंड कॉन्स। दोनों चीज़ों में अपने अपने लाभ और हानि हैं। सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन इन पब्लिक हियरिंग, हम ये महसूस करते हैं कि एक हाइब्रिड मोड, ठीक है, जिसमें प्रोविज़न रहेगा इन पर्सन वाला, मतलब जिसको कंप्लेन करना है वो खुद वहाँ जाएगा, और एक तो है कि आप घर से ही कंप्लेन कर लो, घर से ही आपकी सुनवाई हो जाए। लेकिन यहाँ पर राइटर कह रहा है कि दोनों को आप चलाइए, हाइब्रिड भी चलाइए और ऑनलाइन को भी चलाइए, ये सिस्टम बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो इन पर्सन एज अगेंस्ट ऑनलाइन हियरिंग, तो हम इन पर्सन की बात कर रहे हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पब्लिक हियरिंग है जो कि ईआरसी डील करता है वो है टारफिक रिवीजन, ठीक है। तो टैरिफ संशोधन से रिलेटेड सुनवाई है। आज जो बिजली दर आप खरीद रहे हैं उसमें कितना चेंजेस करना है कि नहीं करना है, इससे रिलेटेड सुनवाई होती है। When these hearings are held in person, they do more than just provide a platform for citizen to voice their voice to ERC। तो देखिए, जब ये सुनवाई व्यक्तिगत रूप से आयोजित करी जाती हैं तो वे नागरिकों को ईआरसी के सामने अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच देती हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ भी उनको फ़ायदा मिल जाता है। वे विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बीच सार्थक बातचीत करते हैं, क्रॉस लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, उपभोक्ता नेटवर्क बनाने में भी मदद करते हैं और सामूहिक कार्यवाही को सक्षम बनाते हैं। इस तरह के विचार विमर्श की भागीदारी को देखते हुए आमने सामने की प्रक्रिया आम सहमति बनाने का रास्ता खोल देती है, और यदि कोई कठिन मामला भी आया है तो उस पर निर्णय लेने के लिए हमें एक प्रकार से आत्मविश्वास आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिंग है। तो कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अंडर प्रोजेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बाय द इन्फ्लेटिंग एग्रीकल्चर कंजप्शन। इसके अलावा नीड फॉर स्क्रूटनी इन पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन एडेड बाय सच पब्लिक एंगेजमेंट। इस प्रकार के डिसीजन के माध्यम से ही, ठीक है, तो जो लॉस हो रहा है एग्रीकल्चर कंजप्शन के अंतर्गत वो, और जो पावर परचेज से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठेका हुए हैं, उसमें से रिलेटेड जो सुनवाई है ना वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हो पाती है। और यदि हम अतिरिक्त की बात कर लें, जैसे कि कॉस्ट सेविंग, कंज्यूमर के जो कंसर्न हैं, क्वालिटी, बिजली की क्वालिटी सप्लाई से रिलेटेड, इन सब का डिस्कशन किया जाता है और इसको कैसे करके हम करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इवॉल्व हैं। इन सब बातों को देखते हुए कई सारी जो स्टेट की ईआरएस हैं जिसमें इंक्लूड है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन्होंने ट्राई किया है कि हम इंक्रीज़ करें एक्सेस एंड डाइवर्सिफाई पार्टिसिपेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग टैरिफ रिवीजन पब्लिक हियरिंग 8 डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग लोकेशन में बिजली के रेट के रिवीजन को लेकर के पब्लिक हियरिंग अलग अलग लोकेशन में आयोजित करी गई हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद कुछ स्टेप ऐसे हैं जैसे कि मेकिंग ए लोकल लैंग्वेज समरी ऑफ द टैरिफ पिटीशन, ठीक है। टैरिफ पिटीशन जो दायर करी गई है उसकी जो समरी है वो लोकल लैंग्वेज में हम अवेलेबल करा रहे हैं। एंड कंज्यूमर एडवोकेट सर्विस अवेलेबल टू द पब्लिक हैव आल्सो बीन अंडरटेकन इन स्टेट सच एस आंध्र प्रदेश, ओडिशा फॉर बेटर इंगेजमेंट। तो आपका जो एडवोकेट है वो आपको आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। टैरिफ पिटीशन भी आप जो है लोकल लैंग्वेज में डाल सकते हैं। इन सारे मेजरमेंट के बावजूद कुछ इशूज़ हैं जैसे कि डिस्टेंस, लॉजिस्टिक ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये चीज़ प्रभावित कर सकता है पब्लिक हियरिंग को।
लेकिन वहीं हम ऑनलाइन हियरिंग की जब भी बात करते हैं तो कोविड-19 के टाइम में हमारे पास एक ही सहारा बचा था। तो कोर्ट, क्वासी जुडिशियल बॉडी हमारे पूरे देश में इंक्लूड है जिसमें, ठीक है, एक मिनट, इंक्लूडिंग दोस इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, सारी की सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक सेक्टर से जुड़ी हुई थी, उन्होंने ऑप्शन लिया था ऑनलाइन हियरिंग का। अब ये जो सुनवाई हो रही थी काफ़ी वेलकम स्टेप मानी गई थी, एस दे सर्कुमवेटेड ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया, लॉजिस्टिक इशू ख़त्म हो गया आपका, जबकि इनेबल किया था एक वाइडर अटेंशन फ्रॉम रिमोट लोकेशन में भी आप जो है पहुंच स्थापित कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ में काफ़ी तेज़ी के साथ में बहुत सारी मीटिंग का भी आयोजन संभव हो पाया है। फिर भी कंडक्टिंग ऑनलाइन हियरिंग इज़ नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस से खाली नहीं है ये चीज़ भी। टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, इसके साथ साथ में नो हाउ आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट सम टू पार्टिसिपेंट। अब हम चाहते हैं कि लोग जो यहाँ बैठक में शामिल हो रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन स्मूथ हो। अब उसको इस संस्था को, इस बॉडी को कुछ मेजरमेंट उठाने पड़ेंगे एज प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन एंड ओरिएंटेशन सेशन। कुछ सेशन आप आयोजित करिए, कुछ गाइडलाइन आप जारी करिए। वहीं महाराष्ट्र